वेलकम टू बायोलॉजी का आनंद और विंग ऑफ आरएनएम क्लासेस। और सुप्रभात है आप लोगों को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं? अति उत्तम, बहुत अच्छी बात है। तुम तो अति वागी होना चाहिए, तुम्हें तुम अति उत्तम हो। और इनसे मिलिए फिर से, देख रहे हैं कैसे आए हैं। आने के साथ सामने वाले बोले सर आज तो थोड़ी सी धूप निकली हुई है। सर इधर आना जरा। नहीं 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 इधर आप। अच्छा आप दोनों को बुला लूं क्या? नहीं उसने जैकेट पहन रखा भाई। तो अच्छा अच्छा अच्छा, अब आके तो इधर आ, मेरे दर्शकों को बता, इधर आ प्लीज सर, प्लीज सर। क्यों ऐसा करता है? ठंडे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठंडे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलो, लेकिन गलत करते हो, क्योंकि अभी चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ठंडी लगता है ना बेटा, जब नेचर का या प्रकृति का इफेक्ट आप पे आता है ना, तब आपको पता चलता है कि आप नेचर के आगे में कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं, हल्का सा सुनामी आता है, वो ताश के पत्ते की तरह बिखर जाता है। और याद रखना हमेशा। चलो, तो हम लोगों ने जेनेटिक्स में बहुत कुछ पढ़ लिया, पेडिग्री एनालिसिस भी देख लिया था, देख लिया ना, सेक्स लिंकेज भी देख लिया, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर भी देख लिया ना। अब इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, ठीक है, आप लोग अपना नोट्स बंद कीजिएगा और नोट्स के पीछे वाले पेज पे आ जाएं। एक ब्लैंक पेज की बात कर रहा हूं मैं, एक ब्लैंक पेज की बात कर रहा हूं मैं। आ जाइए सारे बच्चे, आ जाइए। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं जेनेटिक्स का, ठीक है। देखते हैं कहां तक है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आइए उसकी स्टडी करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एविडेंस दैट क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट 4 स्टैंडर्ड स्टेज एंड नॉट एट 2 स्टैंडर्ड स्टेज ऑफ द क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम। बताइए। 4 standard stage and not 2 standard stage of the chromosome comes from। बताइए। ऑप्शन डी। अब लोग अपने अपने पेज पे क्वेश्चन का आंसर लिखते चलिए ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए ऐसे लिखेंगे। आपने ब्लैंक पेज लिया होगा, आप लोग अपना अपना आंसर बस लिखते चलेंगे। आप लोग अपना आंसर बस लिखते चलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर जो भी ऑप्शन में हो आप वो लिख लेंगे। मुझे पता नहीं है, आपने लिख लिया ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मेंडल डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लिंकेज फेनोमेनॉन इन हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज। इसमें से जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपको लगता है वो बताएंगे। मोस्ट प्रोबेबल आंसर, हाँ, आप अपने पेज पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर। लिख लिया? ओके। नहीं, बिल्कुल पॉज नहीं करना है। सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने कितना समझदारी है, कितने देर में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। मेरा भी तो पता लगना चाहिए कि मैंने कैसा पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मत देखना, अभी कंफ्यूज करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। द डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी इज 3 यूनिट, बिटवीन सी एंड बी एंड सी 10 यूनिट एंड इतना। तो अरेंजमेंट ऑफ जीन बताइएगा। ये तीनों क्वेश्चन अब पॉज कर दो, फटाक से ये तीनों क्वेश्चन करो, उसके बाद और करेंगे। सो ये तीनों क्वेश्चन पढ़ लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए। Alleles of different genes that are on the same chromosome may occasionally be separated by a phenomenon known as। 4 का आंसर आप लोग अपने कॉपी पे लिखेंगे।
हाँ जी, थोड़ा सा साइड, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। काइंडली पॉज द सिस्टम। यहां तक देख लिया। अब आगे आइए, इन दो क्वेश्चंस को कीजिए। लिंकेज डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। इससे आसान क्वेश्चन मैं नहीं दे सकता हूं आप लोगों को, इसमें सारे लेवल के क्वेश्चंस थे। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए चलिए लीजिए। हो गया? अरे ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े क्या? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है दैट इज ए। कितने बच्चों का ए है? किसी का नहीं? वेरी गुड, इसको क्रॉस करेंगे अपने कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बी। कितने बच्चों का बी है? क्रॉस कीजिए अपने कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर डी। कितने बच्चों का डी है? क्वेश्चन नंबर 4 आंसर डी। कितने बच्चों का डी है? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर ए। कितने बच्चों का ए है? क्रॉस करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर बी। कितने बच्चों का है? क्वेश्चन नंबर 7 ए। कितने बच्चों का है? डी। कितने बच्चों का है? 8 का डी। कितने बच्चों का है? ठीक है, ठीक है जी। सो आप लोग इसको नोट करेंगे, सही आंसर भी नोट कीजिए। आप बाजू में सही आंसर भी नोट कीजिए। ए बी डी डी, ए बी डी डी, ए बी ए डी। ये तो नोट तो करो उसके बाजू में। क्या टेक्निकल बात सब नहीं समझ पाते हैं आप लोग भाई? इसको नीचे, इसके नीचे नोट करते चलो। वो दीजिए जरा। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। कहता है एविडेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर occurs at 4 stranded stage and not at 2 stranded stage of the chromosome। अरे भाई 4 stranded stage कहने का क्या मतलब? टेट्राड स्टेज क्या है? टेट्राड स्टेज, टेट्राड स्टेज क्या है? टेट्राड को ही बाइवेलेंट कहते थे, बाइवेलेंट कहते थे। और ये बाइवेलेंट क्या है? व्हाट इज बाइवेलेंट? बाइवेलेंट का मतलब है एक क्रोमोजोम विथ इट्स रेप्लिकेटेड पार्ट और इसी का होमोलोगस क्रोमोजोम और इसी का होमोलोगस क्रोमोजोम विथ इट्स रेप्लिकेटेड पार्ट, यही ना? अगर क्रॉसिंग ओवर 4 स्टैंडर्ड स्टेट पे हो रहा है तभी तो 50% पेरेंटल, याद आ रहा है? बता चुका हूं। और इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा, इसीलिए तो 1:1:1:1 मिलता है, रेशियो मिलता है। अरे भाई टेस्ट क्रॉस में डायब्रोटेस्ट्रॉस क्यों मिलता है कि एक पेरेंटल डोमिनेंट, एक पेरेंटल रिसेसिव और ये 3:3 वाला जो रिकॉम्बिनेंट। आ रही बात समझ में? तो इतना अपने को देखना ही नहीं है, इसमें तो सिंपली देखते हैं अच्छा अरेंजमेंट 2:2:2:2 यानी कि 1:1:1:1। उसमें पढ़ना ही नहीं है ज्यादा। आ रही मेरी बात समझ में? आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो हाँ कि ना। सो ये जो 1:2:2:2 कहने का क्या मतलब है? 1:1:1:1 वही ना? अरे भाई साहब वही ना? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा।
हाँ, एक और थे साइंटिस्ट बेंडल एंड टैटम, उन्होंने न्यूरोस्पोरा में बहुत स्टडी किया था। न्यूरोस्पोरा क्रासा एक फंगी है, उन्होंने उस पर स्टडी किया था। आज की डेट में न्यूरोस्पोरा क्रासा आपको पढ़ाने का नहीं है, लेकिन इतना तो हम कह ही सकते हैं ना कि भाई 4th स्टैंडर्ड स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, इसीलिए जाकर के तो 1:1:1:1 मिलता अपने को रेशियो। क्लियर है? मैंने बता दिया था ना कि आउट ऑफ 4 क्रोमैटिड्स पार्टिसिपेटिंग इनटू द क्रॉसिंग ओवर, ओनली 2 अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। 2 पेरेंटल तो रिजर्व रहता है ना, इसीलिए तो पेरेंटल मिनिमम कितना रहता है? 50%। क्लियर है? क्लियर है? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है मेंडल डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लिंकेज फेनोमेनॉन इन हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज लिंकेज नहीं होगा कब? जब 2 जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे। तो 2 जीन्स जो अलग अलग क्रोमोसोम पे है, क्या उनके बीच में लिंकेज हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं। और अगर 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पे है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, तो भी उनके बीच में लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत, जितना ज्यादा लिंकेज, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ, उतना कम लिंकेज का स्ट्रेंथ। बता चुका हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? कैरेक्टर्स ही स्टडीज वर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, और अगर एक क्रोमोसोम पे था भी तो वो इतना ज्यादा डिस्टेंस पे था कि लिंकेज प्रीडोमिनेंटली अपीयर नहीं करता था। क्या मैं समझा पा रहा हूं ठीक ठाक? बोलो हाँ कि ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। कितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया है? सही? बाबा, मैंने इन बच्चों को ये पढ़ाया है और आप लोग बताओ अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया? फिर भी ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। किसी ने नहीं बनाया, सही बात है, किसी ने नहीं बनाया, ये गलत है। ये मत सोचो कि मैं पॉज करके बोलूंगा, मैं अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आई थिंक मैंने ठीक ठाक पढ़ाया था। हाँ भाई, अब देखो कैसे सोचते हैं। हम पढ़ाया है भाई। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सोचते हैं, जरा सा सुन लो। हम लोग को दिया गया है 3 जीन ए, हम लोग को दिया गया है 3 जीन्स। कौन कौन? जीन ए, जीन बी और जीन सी। यही दिया गया है ना। अब देखते हैं कि जीन ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 सेंटीमॉर्गन। बी सी के बीच में कितना है? 10 सेंटीमॉर्गन। और ए सी के बीच में कितना है? 7। ए सी के बीच में कितना है? 7। ए सी के बीच में 7 है ना। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि ये जीन एक ही क्रोमोसोम पर है ना। और सबसे डिस्टेंटली अहेड कौन है? ए और सी। ए और सी के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ए और सॉरी ए बी सी के बीच में, ओके माय मिस्टेक। तो बी सी के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है ना। अब तो यहां से यहां बी सी का डिस्टेंस तो 10 हो गया। अब लेते हैं ए बी का बीच का डिस्टेंस कितना है? ए और बी का डिस्टेंस है 3, और ए बी का बीच का डिस्टेंस अगर ए यहां लेंगे तब तो यहां से यहां तक 3 हो जाएगा, लेकिन ए सी का डिस्टेंस कितना है? 13 हो जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ए इधर नहीं रहेगा, जब भी ए रहेगा तो टुवर्ड्स सी रहेगा और यहां रहेगा। इससे क्या होगा? यहां से यहां का डिस्टेंस 3 सेंटीमॉर्गन मिल जाएगा, यहां से यहां का डिस्टेंस 7 सेंटीमॉर्गन मिल जाएगा। ए सी के बीच का डिस्टेंस 7 है जी, और बी सी का डिस्टेंस, तो अगर देखें तो इसका हो जाएगा बी ए सी, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं सी ए बी, दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो यहां पे जो आंसर दिया गया है वो है बी ए सी। हाँ, तो सी ए बी भी तो कह सकते हैं, दोनों टर्मिनल एंड है ना भाई। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा ना, दोनों ऑप्शन में रहे तो छोड़ के आ जाना, अच्छा मार्किंग हो जाएगा। हाँ, बोथ, तब वहां पे बोथ ए बी भी रहेगा, ऐसा भी रह सकता, थर्ड ऑप्शन भी रहेगा तब। और अगर नहीं है तो छोड़ देना, उस पर मार्किंग हो जाएगी बाद में एग्जामिनेशन के बाद, क्योंकि उस पर बवाल होता ही है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत?
यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कितने बच्चों ने सही किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सबने सही किया है। तो ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी मोर इफ हैं जी? लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड। हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो? ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। अब ये दोनों जीन अगर डिस्टेंटली अहेड है तो लिंकेज का स्ट्रेंथ बहुत कम, क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है जी, क्रॉसिंग ओवर होता ही है लिंक्ड जीन के बीच में। क्रॉसिंग ओवर होता ही है लिंक्ड जीन के बीच में, एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है। क्लियर है? सॉरी, क्रॉसिंग ओवर होता है लिंकेज को दूर, लिंक्ड जीन के लिंकेज को दूर करने के लिए इन बिटवीन द टू जीन्स एट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट ड्रोसोफिला में ये क्वेश्चन नंबर 6 कितने बच्चों ने सही किया? बस हमने नहीं। क्यों? क्या कहता है? ड्रोसोफिला हैज 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 4 पेयर है ना, 4 पेयर है ना, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 8 होगा। और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? लिंकेज ग्रुप। ये तो बता रखा है, अब रिवीजन नहीं करोगे तो क्या कर सकता हूं मैं, बताओ। नेक्स्ट 7 कितने बच्चों ने सही किया है? लिंकेज डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब बताओ, लिंकेज डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, एग्जैक्टली क्रॉसिंग ओवर इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो अब हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए करते हैं म्यूटेशन। क्या शुरू करेंगे आज? म्यूटेशन। हेडिंग लेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन है क्या? म्यूटेशन है क्या? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे म्यूटेशन किस चिड़िया का नाम है। तो म्यूटेशन है सडन, सुनिएगा पहले, सुनना पहले, सडन हेरिटेबल change in genetic material, sudden heritable change in genetic material, sudden heritable change in genetic material और more common, the most common genetic material क्या है? DNA। और 100% लिविंग में जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल RNA भी होता है, वहां पे भी अगर RNA में सडन चेंज हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि रेट ऑफ म्यूटेशन इज ज्यादा। क्लियर है? RNA वायरसेस में, रेट्रो वायरसेस में खासतौर पे रेट ऑफ म्यूटेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसमें प्रूफ रीडिंग नहीं होता। क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्या है प्रूफ रीडिंग, आने पे बताऊंगा, टाइम आने पे बताऊंगा। अब जरा सा देखोगे, ये तो सडन हेरिटेबल चेंज है ना भाई, सडन हेरिटेबल चेंज, इसका क्या मतलब? सडन हेरिटेबल चेंज का क्या मतलब? कोई ऐसा ट्रेट जो पेरेंटल जनरेशन में नहीं है, प्रोजेनी में फटाक से आया। मैं और मेरा बेटा एक जैसे हैं, एक तो नहीं है ना, चेंज है। और अगर कोई सडन चेंज किसी नेक्स्ट प्रोजेनी में अपीयर करता है वो भी एक जैसा नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं समझ रहे हो क्या? किसी का बेटा अपने बाप से रिजेंबल करता है, इंसानी की तरह होता है ना, जितना कैरेक्टर, जितना जीन बाप में है उतना ही बेटा में भी होगा। जितना नंबर ऑफ जीन, एक तो ह्यूमन में जितना नंबर ऑफ जीन है वो तो कांस्टेंट है ना, तो जो नंबर ऑफ जीन्स बाप में है वही नंबर ऑफ जीन बेटा में भी है, लगभग एक जैसा है ना। लेकिन अगर म्यूटेशन हो गया तो जीन का अरेंजमेंट चेंज हो सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में? कोई ऐसा नया ट्रेट अपीयर कर जाएगा जो फादर में नहीं था, या कोई ऐसा ट्रेट गोल हो जाएगा जो फादर में था। सडन चेंज मतलब नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर किया। आ रही है बात समझ में?
लेकिन ये जो ग्रेजुअल चेंज है, जो किसी के बेटे को किसी से थोड़ा सा अलग करता है, डिफरेंट करवाता है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन। वो कंटिन्यू हो रहा है, ग्रेजुअली होता जा रहा है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन अपीयर करता है। आ रही है बात समझ में? लेकिन डीएनए के म्यूटेशन के केस में क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। कोई ऐसा कैरेक्टर जो एब्रप्टली अपीयर किया प्रोजेनी में, या एब्रप्टली डिसअपीयर किया, सडनली अपीयर किया या सडनली डिसअपीयर कर गया, दैट इज द म्यूटेशन। आ रही है मेरी बात समझ में? सो यहां पे मैं लिखता हूं रिजल्ट ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और कंटिन्यूअस वेरिएशन किस चीज में रिजल्ट करेगा? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन तो नोट करके यहां पे लिखोगे, तो नोट करके यहां पे लिखेंगे, नोट करके यहां पे लिखेंगे, नोट करके कंटिन्यूअस वेरिएशन रिजल्ट्स इन, कंटिन्यूअस वेरिएशन रिजल्ट्स इन किसमें भाई? रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। ये लिख लिया। अब अगर हम लोग बात करें, म्यूटेशन पे स्टडी सबसे ज्यादा किया है ह्यूगो डिवेरिज ने, ठीक है, वो अब बाद में लिखा दूंगा। आइए फटाक से मूव करते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो मैंने एक सेकंड एक चीज सुनना ही, तो फिर ये है बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन आप लोग भूलते इसको बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी भूलते हो म्यूटेशन को। छोटा सा टॉपिक है, इसको जरा सा समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अल्टीमेटली जो म्यूटेशन है वो सुनना तो चेंज इन डीएनए या जेनेटिक मटेरियल ही तो है। म्यूटेशन क्या है? बेसिकली चेंज इन डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल, वही है ना, वही है ना। और ये जो डीएनए बॉडी में रहता है, अभी लिखना मत, मैं इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं। जो डीएनए मेरे पास है वो दो फॉर्म में है। एक तो सबसे पहले मेंडल के फैक्टर यानी कि जीन के फॉर्म में, इंडिविजुअल जीन्स आर प्रेजेंट, 30,000 जीन है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है जी। दूसरा क्रोमोसोम बल्क ऑफ जीन लिविंग टुगेदर, हाँ कि ना? अरे एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन हैं, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन हैं, तो या तो इंडिविजुअल कोई एक जीन चेंज कर जाए, एक जीन खत्म हो जाए, आ रही है मेरी बात समझ में? वो भी तो म्यूटेशन है। या एक से ज्यादा जीन एक ही अलग अलग क्रोमोसोम के या एक ही क्रोमोसोम के गड़बड़ हो जाए, वो भी तो म्यूटेशन है, हाँ कि ना? तो हम लोग मेनली जो टाइप ऑफ म्यूटेशन डिस्कस करते हैं ना, हम लोग जो मेनली जो टाइप ऑफ म्यूटेशन डिस्कस करते हैं ना, वो हम लोग कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। कितना? फंडामेंटली कितना? टू टाइप्स। फंडामेंटली कितना टाइप ऑफ म्यूटेशन? टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। कौन कौन? कौन कौन? तो एक तो आ जाएगा जीन म्यूटेशन, एक तो होगा क्या बोलो? जीन म्यूटेशन। और दूसरा क्या हो जाएगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि अभी जीन के बारे में मैंने आप लोगों को कोई आइडिया दिया नहीं। आइडिया तो मैंने डीएनए का भी नहीं दिया है, लेकिन जीन के बारे में भी नहीं दिया है। क्रोमोसोम के बारे में वी नो फ्रॉम द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है जी। तो हम लोग अभी क्रोमोसोमल म्यूटेशन डिस्कस करेंगे, जीन म्यूटेशन जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? आपने कितने सवाल सही किया आज? ठीक, तो ये हम लोग कब कंप्लीट करेंगे? आफ्टर मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद, ठीक है जी। क्या कर रहे थे जीत गांगुली? क्या कर रहे थे बताओ? मैं इधर पढ़ा रहा हूं, तुम उधर बात कर रहे हो, क्या कर रहा था? कहीं जाना है तुम्हें क्लास के बाद? बोलूं? कान पकड़, अपना नहीं उसका पकड़ो दोनों हाथों से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 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 चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लेंगे क्या? हेडिंग क्या लेंगे? तो हेडिंग लो क्रोमोसोमल म्यूटेशन।
ये बना लो फटाफट और उसके बाद हेडिंग लो क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। ठीक है जी। अब जीन म्यूटेशन के बारे में तो मैंने बता दिया कि जब हम लोग मॉलिक्यूलर का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तब पढ़ेंगे। अब देखो जरा सा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब जरा सा सुनना मुझे, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, अब क्रोमोसोम में अगर बदलाव आ रहा है, सडन बदलाव आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और क्रोमोसोम में बदलाव आएगा तो डेफिनेटली एक साथ एक से ज्यादा जीन्स अफेक्टेड होंगे ना। जीन म्यूटेशन में हार्डली एक या दो जीन, एक जीन अफेक्टेड होगा इंडिविजुअल। यहाँ पे तो एक से ज्यादा जीन होगा ना। ज्यादा खतरनाक कौन इन दोनों में? क्रोमोसोम, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जीन्स अफेक्टेड होते हैं। आ रही है बात समझ में? अब क्रोमोसोम में कैसे चेंज ला सकते हो? मान लो कि अपन सब जो इतने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सब एक एक क्रोमोसोम है, तो कैसे चेंज आ सकता है क्रोमोसोम में? क्रोमोसोम में दो तरीके से चेंज आ सकता है किसी भी जगह पे। अगर हम लोग दिमाग से सोचें तो क्रोमोसोम में सिर्फ दो ही तरीके से चेंज आ सकता है। एक आ सकता है चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। मानते हो? क्रोमोसोम के, मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, इधर देखिए, मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, इसका ये पोर्शन टूट के हट गया, बहुत सारा जीन का लॉस हो जाएगा ना। मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, इसमें किसी और क्रोमोसोम का कोई पार्ट आके जुड़ गया, इसका तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना। मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, इसमें यहाँ का जो सेगमेंट है वो रोटेट कर गया, और मान लो कि यहाँ पे इतने दूर में यहाँ पे कोई ऐसा जीन है, जो कि बार बार उसका ट्रांसक्रिप्शन होना जरूरी है। अरे अब क्यों? क्योंकि उसके बाजू में जो यहाँ पे जीन है ना, यहाँ पे, वो इसको कहता है कि तुम बार बार अपना प्रोडक्ट बनाओ। लेकिन जैसे ही ये रोटेट कर जाएगा, ये जीन आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आएगा ये वाला जीन आएगा ना। अब जो फैक्टर आकर के यहाँ अटैच्ड होता, जो कि इस जीन को कहता था ए भाई तुम इसको ऑर्डर दो, वो दे पाएगा क्या? तब ये जीन अपना प्रोडक्ट फटाफट बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा ना। ऐसा ही कंट्रोल भी होता है, ऐसे कंट्रोल होता भी है। तो ये, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, स्ट्रक्चरल चेंज इन द क्रोमोसोम, चेंज इन क्रोमोसोमल, बोलो स्ट्रक्चर। चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन। क्या कहते हैं? तो लिखेंगे इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन। क्रोमोसोमल एबेरेशन, ठीक है। ये तो क्रोमोसोम के नंबर में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोमल। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रोमोसोम का नंबर घट बढ़ जाए। चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर, दैट इज कॉल्ड जीनोमैटिक म्यूटेशन। नाम है जीनोमैटिक, लेकिन काम क्या है? क्रोमोसोम के नंबर, एक साथ बहुत सारे जीन का नंबर में चेंज आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड जीनोमैटिक म्यूटेशन। सो दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम को के लिए हम लोग जो टर्म लेते हैं, क्या कहते हैं उसको? बोलो जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन। अब हम लोग शुरू करेंगे क्रोमोसोमल एबेरेशन। यहां तक क्लियर है? लिख लिया? आगे बढ़े। सो अब देखिएगा क्रोमोसोमल एबेरेशन। अच्छा, जीनोमैटिक पहले ले लीजिए, जीनोमैटिक म्यूटेशन ही ले लीजिए। हेडिंग लेंगे जीनोमैटिक म्यूटेशन, ले लो, यही ले लो, जीनोमैटिक म्यूटेशन। हेडिंग लेंगे जीनोमैटिक म्यूटेशन।
जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या हो रहा था? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। हमारे बॉडी में कितने टोटल क्रोमोसोम हैं? 46। 23 पिताजी वाला, 23 माताश्री का, है ना, है कि नहीं? पक्का। अब ये जो एक सेट पैटर्नल सेट है, मान लेते हैं ये जो एक सेट पैटर्नल सेट है, ठीक है जी। अब इस सेट में 23 क्रोमोसोम ना हो करके इससे कुछ बढ़ जाए या इससे कुछ घट जाए। हो सकता है पिताजी से जो क्रोमोसोम, जो स्पर्म आ रहा है उसमें 22 क्रोमोसोम हो, या हो सकता है उसमें 24 क्रोमोसोम हो। दैट इज ऑल्सो म्यूटेशन, नो। तब ना पिताजी में हुआ, तब ना जाके नेक्स्ट प्रोजेनी में सडन अपीयर कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म 2n है ना, इसमें भी 2 सेट है, एक पैटर्नल सेट और एक। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे मैंने एक क्रोमोसोम को बोला कि एक कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए। नहीं समझे इसमें? पिताजी ने 1 से लेकर के 23 क्रोमोसोम दिया। हो सकता है पिताजी ने जो 1 से लेकर के 23 क्रोमोसोम दिया उसमें क्रोमोसोम नंबर 1 2 आ जाए, तभी तो संख्या बढ़ के 24 हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम बढ़ रहा है किसी एक सेट में, या एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम घट रहा है किसी एक सेट में। आ रही है मेरी बात? पूरा सेट तो चेंज नहीं हो रहा है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा सेट ही चेंज हो जाए। नहीं समझे? 23 के बदले 46 क्रोमोसोम आ गया जी। हाँ जी, आना चाहिए था। कितना कितना गया? पूरा का पूरा सेट ही रेप्लिकेट कर गया। या तो सेट में कोई 1 या 2 क्रोमोसोम ऊपर नीचे हो जाए, घट जाए या बढ़ जाए, ये भी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, या फिर पूरा का पूरा सेट ही चेंज कर जाए, ये भी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या तो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट, या फिर इंटायर सेट changes in number of chromosome, change in number of chromosome in entire set। आ रही है मेरी बात समझ में? पूरा का पूरा सेट का एक क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर गया। इसी के बेसिस पे जीनोमैटिक म्यूटेशन को क्या बोला मैंने? इसी के बेसिस पे जीनोमैटिक म्यूटेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हम लोग कहते हैं यूप्लॉइडी, दूसरा होता है एन्यूप्लॉइडी। देखिएगा, एक क्या हो जाएगा? यूप्लॉइडी, और दूसरा क्या हो जाता है? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब पूरा का पूरा यूप्लॉइड नहीं है, पूरा का पूरा सेट में चेंज नहीं हुआ है। यूप्लॉइडी का मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट। अब सेट का नंबर ही चेंज हो गया। पहले एक सेट था, अब कितना है? 2 या 0 या 3 या 0, हाँ कि ना? और एन्यूप्लॉइडी का क्या मतलब है? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट। लिखेंगे फटाफट नीचे, फटाफट लिखेंगे नीचे, फटाफट लिखेंगे नीचे। और इसके बाद लिखेंगे, और इसके बाद का जो हम लोग स्टडी करेंगे, इसके जो सब टाइप हैं उसकी स्टडी हम लोग करने वाले हैं ऑफलाइन मोड में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।